इस कहानी की शुरुआत अर्थ से नहीं बल्कि मार्स से होती है, जिसे बारसूम और रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। लेकिन इस वक्त मार्स में दो प्रजाति ही राज कर रही है, ज़ोडैंगो और हीलियम। एक तरफ ज़ोडैंगो जो कि पूरी मार्स को खत्म करना चाहता है। सबको पता है कि अगर ज़ोडैंगो का राज मार्स में फैल गया तो मार्स को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। और दूसरी तरफ है हीलियम जो कि मार्स के लोगों को बचाना चाहता है। इन दोनों राज्यों के बीच में सालों से दुश्मनी है, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब हीलियम के राज्य ने ज़ोडैंगो और उसके राजा थान को घेर लिया। अब वो लोग किसी भी वक्त इस जंग को हार सकते थे। थान को ऐसा लगा कि आज उसका आखिरी दिन है, लेकिन किस्मत थान के ऊपर मेहरबान थी क्योंकि आसमान से 3 लोग उतरे और उन्होंने थान को ये कहा कि वो गॉडेस के लिए काम करते हैं। और उसके बाद उन्होंने थान को एक ऐसी शक्ति दी जिस शक्ति की मदद से थान हीलियम के साथ साथ पूरे मार्स के ऊपर राज कर सकता है। और इस शक्ति का काट पूरे मार्स में कहीं नहीं है। ये तो थी मार्स की कहानी, लेकिन इस कहानी का हीरो मार्स में नहीं बल्कि हमारी दुनिया अर्थ में। कहानी हमें अर्थ की तरफ लेके जाती है, जहाँ पर यहाँ का हीरो जॉन कार्टर है। जॉन कार्टर जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो बहुत अमीर है, उसके पास बहुत पैसे, लेकिन उसके पास इतने पैसे आए कहाँ से किसी को कुछ नहीं पता। जॉन कार्टर न्यूयॉर्क में घूम रहा है। ये कहानी 1863 से शुरू हुई है। जॉन कार्टर अपने भांजे नेट को टेलीग्राम भेज रहा है, लेकिन साथ ही साथ जॉन कार्टर ये भी देख रहा है कि उसका पीछा एक आदमी कर रहा है। वो जॉन कार्टर से चाहता क्या है किसी को कुछ नहीं पता। अगले दिन नेट न्यूयॉर्क पहुंचता है जॉन कार्टर से मिलने के लिए, जहां पर उसे जॉन कार्टर का सबसे वफादार एम्प्लॉय थॉमसन मिलता है। और थॉमसन नेट को यह बताता है कि अब जॉन कार्टर इस दुनिया में रहे नहीं है। कल रात को ही जॉन कार्टर की मौत हो चुकी है और उसकी मौत के बाद उनका सब कुछ अब तुम्हारा है। नेट ये सुन के बहुत हैरान है। वो बहुत दुखी है कि वो अपने मामा से मिल नहीं पाया। वो जॉन कार्टर से बहुत प्यार करता था और शायद जॉन कार्टर भी उससे। अब जॉन कार्टर की सारी दौलत, उसकी सारी प्रॉपर्टी नेट के नाम है। नेट उसके घर जाता है और देखता है कि जॉन कार्टर के घर में बहुत सारी एंटीक चीज है, ऐसी ऐसी चीज जो चीज उस जमाने में देखना लगभग नामुमकिन था। थॉमसन नेट को बताता है कि जॉन कार्टर को किसी चीज की तलाश थी, किसी स्पेशल चीज की जो कि उसे अभी तक नहीं मिली, इसलिए वो इधर से उधर घूमते रहते थे। लेकिन एक दिन उसे एक डब्बा मिला और जब से उन्हें एक डब्बा मिला तब से वो परेशान रहने लगे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो अजीब अजीब हरकतें करने लगे और उस डब्बे के मिलने के 1 हफ्ते के बाद जॉन कार्टर की मौत हो गई। जॉन कार्टर ने मुझे कहा था कि अगर मैं मर जाऊं तो नेट को मेरी जायदाद तो जरूर देना, लेकिन साथ ही साथ मेरी डायरी भी उसे देना। उस डायरी में मेरी पूरी कहानी लिखी हुई है कि मैंने ये सब क्यों किया और मैं उससे चाहता क्या हूँ। नेट जॉन की डायरी खोलता है और उसे पढ़ना शुरू करता है और उस डायरी में जॉन कार्टर की पूरी कहानी है। जॉन एक फौजी था, लेकिन एक दिन जब वो वॉर में गया था तो पीछे से उसके पूरे परिवार को मार दिया गया। और तब से जॉन कार्टर ने ये डिसाइड किया कि वो अब और फौज में नहीं रहेगा। अब उसकी जिंदगी का बस एक मकसद था, पैसे कमाना। जॉन ने अपनी पूरी जिंदगी खजाने की तलाश में निकाल दी। उसे एक गुफे के बारे में पता चला जहां पर एक स्पाइडर के रूप में इतना बड़ा खजाना है जितना खजाना इस दुनिया में किसी के पास नहीं। कोई भी जॉन की बातों पे यकीन नहीं करता, लेकिन जॉन को लगता था कि उसे वो खजाना मिल चुका है। जॉन सबको एक लॉकेट दिखाता है और कहता है कि ये लॉकेट इस बात का सबूत है कि वो खजाना अभी भी है और मैं उस खजाने को ढूंढ के रहूंगा। लेकिन इससे पहले जॉन कुछ और कह पाता, वहां पर फौजी आ जाते हैं और वो जॉन को गिरफ्तार करके कमांडर के पास ले जाते हैं। जॉन को समझ में नहीं आ रहा है कि फौजियों ने उसे गिरफ्तार क्यों किया है। तो कमांडर उसे बताता है कि हम एक जंग हार रहे हैं और मुझे तुम जैसे काबिल सिपाही की जरूरत है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ फाइट करो। लेकिन जॉन को फौजी बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। जॉन को पता नहीं था कि कमांडर भी काफी जिद्दी है। वो जॉन से कहता है कि मैं तुम्हें जबरदस्ती उस पोस्ट की तरफ लेके जाऊंगा और तुमसे अपना काम करवाऊंगा। वो जॉन को कैद कर देता है, लेकिन जॉन कैद में रहने वाली चीज क्या थी? वो सिपाहियों को चकमा देके वहां से भागता है। जॉन के पीछे पीछे कमांडर और उसके सिपाही भी भागते हैं। सब कोई भाग के एक रेगिस्तान की तरफ पहुंच जाते हैं, लेकिन उन सबको पता नहीं था कि वहां पर किसी और का राज चलता है। वहां के जंगली कबीले जो कि सिपाहियों को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, वो सिपाहियों को देख के उनके ऊपर हमला कर देते हैं। जॉन ये देखता है कि वो कबीले वाले कमांडर को मार सकते हैं, तो वो कमांडर को बचा के एक अलग ही दिशा में भाग जाता है। अब कबीले वाले जॉन और कमांडर दोनों के पीछे हैं। अपनी जान बचाते बचाते जॉन और कमांडर एक गुफा में पहुंच जाते हैं। और जॉन की किस्मत आज बहुत अच्छी थी क्योंकि ये वही गुफा है जिस गुफा में खजाना रखा हुआ है। अब जॉन को यकीन हो चुका है कि वो अपने खजाने, अपने सपने के पास पहुंच चुका है। लेकिन वहां पर एक आदमी है और ये कोई मामूली आदमी
आदमी नहीं बल्कि उन्हीं तीनों में से एक है जिसने थान को शक्ति दी थी। वो आदमी जॉन को देख के जॉन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जॉन उससे बचते हुए उसे मार देता है। वो आदमी तो मर जाता है, लेकिन वो जॉन के पास उस लॉकेट को देख लेता है और वो कहता है बारसूम, यानी कि मार्स का नाम। जॉन भी उसके साथ बारसूम का नाम ले लेता है, क्योंकि उसे तो नहीं पता था कि बारसूम मार्स का ही नाम है। और जॉन जैसे ही ये कहता है, एक रोशनी चमकती है और जॉन अर्थ से गायब होके बारसूम यानी कि मार्स में पहुंच जाता है। मार्स दिखने में अर्थ जैसा ही लग रहा था, रेगिस्तान। तो जॉन को तो समझ में नहीं आता कि वो मार्स में है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो गुफा से रेगिस्तान में कैसे पहुंच गया, लेकिन उसे गुफा में वापस जाना था क्योंकि गुफा में ही उसका खजाना था। वो आगे चलने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे जैसे वो चल रहा है वो एक लंबी छलांग ले रहा है। वो चल नहीं पा रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन उस बेचारे को तो पता भी नहीं था कि वो मार्स की ग्रेविटी में है, तो यहाँ वो चल नहीं सकता बल्कि उड़ सकता है। कुछ देर में जॉन समझ जाता है कि शायद उसके अंदर कोई शक्ति आ चुकी है। वो लंबी लंबी छलांगे लगाता है और अब वो लंबी लंबी छलांगे लगा के गुफा तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। वो गुफा के छत की तरफ पहुंच जाता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि वहां उसे कुछ ऐसा मिलेगा जिसे देख के उसके होश उड़ जाएंगे। उसे वहां कई सारे अंडे मिलते हैं और उस अंडे से निकलते हैं एलियंस के बच्चे, और इसे देख के जॉन बहुत डर जाता है। लेकिन अब तो डर का सिलसिला चालू हुआ था, क्योंकि कुछ देर में वहां एलियन आ जाते हैं और वो भी जॉन को देख लेते हैं। उन एलियन का सरदार था कैंग। कैंग जॉन को देखता है और वो ये देखता है कि जॉन उछल सकता है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कहां से आया और इसके पास इतनी ताकत कैसे आई कि ये उछल सकता है, वो भी इतनी लंबी छलांगे। कैंग समझ जाता है कि जॉन उसके बहुत काम आ सकता है। वो जॉन को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे की बातें समझ नहीं पा रहे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये दोनों क्या कह रहे हैं। जॉन वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन कैंग जॉन को बंदी बना के अपने कबीले में ले जा रहा है। एक तरफ तो जॉन मार्स में फंस चुका है, लेकिन मार्स की हालात अब बहुत खराब हो चुकी है। हमें ये दिखाया जाता है कि अब हर तरफ ज़ोडैंगो का राज है और ज़ोडैंगो धीरे धीरे करके हीलियम को खत्म करता जा रहा है। अब हीलियम की उम्मीद बस एक ही थी, राजकुमारी डेजा, जो कि थैन के मुकाबले एक हथियार बना रही थी। लेकिन बेचारी राजकुमारी को पता नहीं था कि उनकी जिंदगी भी बदलने वाली है। कुछ देर में वहां पर उनके पापा और हीलियम के राजा आते हैं। वो बहुत डरे हुए हैं और वो समझ चुके हैं कि थान का मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। वो सबको ये बताते हैं कि थान ने मेरे सामने एक शर्त रखी है कि वो हीलियम को छोड़ देगा और वो उनके साथ अच्छे से बिहेव करेगा, लेकिन बदले में थान और राजकुमारी की शादी करवा दी जाए। ये सुन के राजकुमारी उदास हो जाती है। वो अपने पापा को समझाने की कोशिश करती है कि वो थान के मुकाबले हथियार बना सकती है, लेकिन राजा के पास अब दूसरा कोई चारा नहीं था। तेजा भी अब मजबूर हो जाती है और तेजा को समझ में नहीं आता कि उसे कौन बचाएगा। तेजा को पता नहीं था कि उसे बचाने वाला इस कहानी का हीरो एलियन के कब्जे में, यानी कि जॉन कार्टर। कैंग जॉन कार्टर को लेके अपने कबीले में पहुंच जाता है और वो सबको बच्चे देता है। इस कबीले का नियम ये था कि माँ अपने बच्चों को पालती है, लेकिन किसी को नहीं पता रहता कि कौन किसका बच्चा है, क्योंकि आदमी उन बच्चों की तरफ देखते भी नहीं और उन्हें ये भी नहीं बताया जाता कि कौन किसके पापा हैं। ये सब देख के जॉन बहुत डर जाता है। अब कैंग जॉन कार्टर को सबसे मिलाता है और सबको ये बताता है कि इसके अंदर शक्ति है, ये लंबी लंबी छलांगे मार सकता है। तो सोचो ये अपनी शक्ति के साथ मेरे कितने काम आ सकता है। लेकिन इससे पहले कैंग कुछ और कह पाता, उस कबीले का एक और एलियन हांजूस कैंग को चैलेंज करता है। उस कबीले का एक नियम था कि अगर आप लोग राजा की बात से सहमत नहीं है तो राजा को आप में से कोई चैलेंज कर सकता है। अगर लोग आपके साथ हुए तो आप राजा की तख्त को पलट के एक नए राजा बन सकते हैं। हांजूस कैंग को चैलेंज करता है, लेकिन कोई भी हांजूस का साथ नहीं देते, तो सबको कैंग की ही बात माननी पड़ेगी। अब कैंग जॉन को कहता है कि अपनी शक्तियां दिखाओ, लेकिन जॉन मना कर रहा है। कैंग को बहुत गुस्सा आता है और वो जॉन को कैद कर देता है। जॉन भी बाकी बच्चों के साथ है। जहां पर उससे मिलने सोलो आती है। सोलो ये तो समझ चुकी है कि जॉन को हमारी भाषा नहीं आती, तो वो जॉन को एक ऐसी दवाई देती है जिसकी मदद से वो लोग जॉन की भाषा समझ सके और जॉन उनकी। सोलो तो वहां से चली जाती है, लेकिन अब जॉन को वहां से भागना है। जॉन को पता है कि वो छलांगे मार सकता है, लेकिन वहां पर एक और एलियन डॉग भी जॉन को मिलता है जिसका नाम है वोला। वो कुत्ता काफी ज्यादा तेज था और उसकी एक खासियत थी कि वो जिसे पसंद कर लेता है उसका पीछा कभी नहीं छोड़ता। वो जॉन को पसंद कर लेता है। जॉन उस कबीले से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुत्ता बार बार जॉन के पीछे आ रहा है। आखिरकार जॉन बाकी सारे एलियंस के बीच में आ जाता है। वो सब जॉन को फिर पकड़ लेते हैं और सबको ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये वहां से भागा कैसे। सोलो को पता था कि अगर नाम उस कुत्ते का आया तो सब कोई उस कुत्ते को मार देंगे, तो सोलो सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेती है। इस कबीले का एक नियम था कि आपको सिर्फ उतनी गलती माफ है जितनी गलती के टैटू आपके शरीर में बन सकते हैं। अगर आपका शरीर भर गया और अगर इसके अंदर टैटू की जगह नहीं हुई तो उसके बाद आपकी एक गलती और सजाए मौत।
वक्त कैंग सोलो को समझाता है कि अब तुम्हारे शरीर में टैटू की कोई जगह नहीं है, तो अगर तुमने एक भी गलती की तो आगे की गलती सजा मौत बन के रह जाएगी। कैंग जॉन से भी बहुत नाराज है कि उसके वजह से सोलो के साथ ये सब हो रहा है, लेकिन तभी वो लोग ये देखते हैं कि उनके कबीले के ऊपर से हीलियम जोडैंगो का एयरशिप जा रहा है और दोनों में लड़ाई हो रही है। अब वो लोग इस नजारे का मजा लूट रहे हैं, लेकिन जॉन ये देखता है कि हीलियम के शिप में राजकुमारी है और जॉन उसे बचाना चाहता है। जॉन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है, लंबी लंबी छलांगे मारता है, जिसे देख के सारे कबीले वाले जोडैंगो, हीलियम और राजकुमारी सब हैरान है। और उसके बाद जॉन जोडैंगो के ऊपर हमला कर देता है। जॉन की मदद करने के लिए एलियन कबीले भी आगे आते हैं और वो सब मिलके जोडैंगो को मार देते हैं। अब जॉन ने राजकुमारी को बचा लिया था और राजकुमारी भी जॉन की शक्तियां देख के काफी हैरान थी। एलियन कबीले वाले भी काफी खुश है। कैंग सबको ये बताता है कि ये मेरा राइट हैंड मैन बनेगा। तुम लोगों ने देख लिया ना इसके अंदर कितनी शक्ति है, अब ये मेरे लिए काम करेगा। लेकिन जॉन अभी भी कैंग को मना कर रहा है, तो कैंग जॉन को कहता है कि अगर तुमने अब मुझे मना किया तो मैं राजकुमारी को मार दूंगा। जॉन को राजकुमारी अच्छी लगने लगी थी, तो वो ये नहीं चाहता कि राजकुमारी को कुछ हो, तो वो कैंग की बात मान जाता है। लेकिन राजकुमारी यहाँ तक पहुंची कैसे? राजकुमारी जरूर अपनी शादी से भाग गई होगी, लेकिन इसके भागने का असर और खबर दोनों थान तक पहुंच जाती है। थान जो कि उसी इंसान के साथ है जिसने थान को वो शक्तियां दी थी, और वो इंसान थान को समझाता है कि तुम्हें राजकुमारी को ढूंढना पड़ेगा, तुम्हें उनसे शादी करनी पड़ेगी, तभी तुम पूरे मार्स पे राज कर सकते हो, वरना नहीं। थान को मजबूरन अपनी फौज भेजनी पड़ती है, लेकिन थान को पता नहीं था कि कहानी अब बदलने वाली है। रात हो चुकी है, पूरा कबीला जॉन से बहुत खुश है और अब राजकुमारी जॉन से मदद मांगती है कि तुम हीलियम चलो, मेरे साथ मेरे लिए लड़ो और थान को हरा दो। राजकुमारी की बात सुन के जॉन को बहुत अजीब लग रहा है। जॉन को तो समझ में भी नहीं आ रहा कि वो क्या करे, वो कहाँ जाए। वो राजकुमारी से कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पर कैसे आ गया, लेकिन मुझे अपने शहर जाना है, मुझे अपने शहर न्यूयॉर्क जाना है। शायद मैं समुद्र के रास्ते यहाँ पर आ गया, कैसे आ गया मुझे नहीं पता। समुद्र का नाम सुन के राजकुमारी चौंक जाती है और वो उससे पूछती है कि तुम समुद्र में कैसे चल सकते हो। जॉन कहता है मैं नहीं चल सकता, लेकिन शिप तो चल सकते हैं। अब राजकुमारी की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि मार्स में ऐसा कोई शिप नहीं था जो कि समुद्र में चल सकता है। अब धीरे धीरे जॉन को भी शक हो रहा है कि कहीं मैं गलत जगह तो नहीं आ गया। वो उससे पूछता है कि ये कौन सी जगह है, तो वो उसे बताती है ये बारसूम है। जॉन को पता नहीं था कि बारसूम मार्स का ही नाम है। तो फिर जॉन और राजकुमारी दोनों सोलर सिस्टम बनाते हैं और तब जॉन उन सबको ये बताता है कि वो अर्थ से आया है। अब राजकुमारी समझ जाती है कि जॉन इतनी ऊंची ऊंची छलांगे कैसे मार रहा है। वो जॉन से कहती है कि मेरी मदद करो और मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ तुम्हारे घर वापस जाने के लिए। यहाँ पर समुद्र के पास एक दरवाजा है, एक गुफा है, और शायद वो गुफा तुम्हें तुम्हारे दुनिया तक पहुंचा सकती है। लेकिन उस गेट का रास्ता उन दोनों में से किसी को नहीं पता। सोलो को उसका रास्ता पता था। जॉन सोला से मदद मांगता है और सोला कहती है कि हमारे मंदिर में उसका रास्ता बना हुआ है, लेकिन उस मंदिर में सिर्फ हम एलियन ही जा सकते और कोई नहीं। लेकिन सोला के मना करने के बाद भी जॉन और राजकुमारी वहां चले जाते हैं। सारे एलियन कबीले ये सब देख लेते हैं और अब सोला की मौत के बारी है। कांग सोला को मारने ही वाला रहता है कि जॉन कांग को रोक देता है और कहता है कि तुम मेरी गलती की सजा इसे नहीं दे सकते, इसे छोड़ दो। कांग को सोला से कोई लगाव था, तो इसलिए वो जॉन को गुफा में ले जाता और कहता है कि मुझे धक्का दो और यहाँ से भाग जाओ। जॉन को पता था कि अगर उसने ऐसा किया तो सारे कबीले वाले कांग को राजा के पोस्ट से हटा देंगे और हानजूस नया राजा बन जाएगा। लेकिन कांग को इस बात की भी कोई परवाह नहीं। जॉन कांग की बात मानता है और वो राजकुमारी और सोला को लेके वहां से भाग जाता है और जॉन के पीछे पीछे वो कुत्ता भी आ जाता है। याद है ना, मैंने आपसे कहा था कि वो कुत्ता जिसे पसंद करता है उसका पीछा कहीं नहीं छोड़ता। अब उन तीनों का एक ही मकसद था कि उन तीनों को समुद्र के पास जाना था। सोला जॉन से कहती है कि हम राजकुमारी को अपने साथ क्यों ले जा रहे हैं, हम इसे यहाँ फेंक के चले जाते हैं। जोडैंगो या हीलियम की फौज आएगी और इन्हें लेके चली जाएगी। लेकिन राजकुमारी उन दोनों को बताती है कि मेरी शादी जबरदस्ती थान से करवाई जा रही है, मैं थान से शादी नहीं करना चाहती, प्लीज मेरी मदद करो। जॉन ये फैसला करता है कि वो राजकुमारी की मदद करेगा और उसके बाद वो तीनों उस समुद्र तक जाते हैं। अब उन्हें वहां पर उस गुफे तक पहुंचना था। वो किसी तरह से उस गुफे तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। जॉन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके राजकुमारी को लेके उस गुफे की तरफ चला जाता है। गुफे के अंदर पहुंच के जॉन ये देखता है कि ये वही गुफा है, यानी कि लगभग वही गुफा लग रही है जहां पर उसे खजाना मिलने वाला था। और अब उनके सामने सारी सच्चाई आती है उन तीनों जादूगर की। वो तीनों जादूगर इस गुफा का इस्तेमाल करते थे एक दुनिया से दूसरी दुनिया जाने के लिए, लेकिन ये काम सिर्फ वही कर सकता है जिसके पास वो लॉकेट हो। याद है ना वो लॉकेट जो जॉन को मिला था, और उस लॉकेट को पकड़ के जॉन ने बारसूम का नाम लिया तो जॉन बारसूम आ गया। अब उस लॉकेट में इतनी शक्ति है कि जॉन अपनी दुनिया का नाम लेगा तो वो अपनी दुनिया में चला जाएगा। लेकिन इससे पहले जॉन ये कर पाता, वो जादूगर
जादूगर वहां पर आ जाता है और उसकी सेना उन तीनों के ऊपर हमला कर देती है। वो तीनों वहां से बच के बाहर निकलते हैं, लेकिन अब जोडैंगो और हीलियम की फौज जॉन के ऊपर हमला कर देते हैं। जॉन सोला और कुत्ते को वहां से भगा देता है, लेकिन इससे पहले वो लोग जॉन को मार पाते हैं। राजकुमारी सबको रोक देती है और वो सबको ये बताती है कि जॉन ने उसकी जान बचाई है। वो थान को भी कहती है कि तुम जॉन को छोड़ दो, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। सब कोई मान जाते हैं। अब जॉन को हीलियम ले जाया जाता है। राजकुमारी उससे मिलने के लिए आती है और उससे कहती है कि इस लॉकेट को पकड़ो, अपनी दुनिया का नाम लो और तुम अपनी दुनिया में पहुंच जाओगे। लेकिन अब राजकुमारी जॉन से प्यार करने लगी और जॉन भी। राजकुमारी कहती है मैं आंखें बंद कर रही हूँ, तुम अपनी दुनिया का नाम लेके यहाँ से चले जाओ। लेकिन इससे पहले जॉन कोई फैसला कर पाता, वो जादूगर जॉन को वहां से लेके चला जाता है और राजकुमारी और बाकी सबको ये लगता है कि शायद जॉन अपनी दुनिया में जा चुका है। किसी को असलियत मालूम नहीं थी। जब जॉन की आंखें खुलती है तो वो उसी जादूगर के सामने है। वो जादूगर जॉन को बताता है कि मैं इस दुनिया को बैलेंस करने का काम करता हूँ, चाहे ये अर्थ हो या फिर मार्स। और मार्स का बैलेंस तभी बनेगा जब हीलियम और उसका पूरा परिवार खत्म हो जाए। तुम्हें क्या लगता है कि मैं थान और राजकुमारी की शादी क्यों करवा रहा हूँ? एक बार इनकी शादी हो जाए तो मैं राजकुमारी की बलि दिलवाऊंगा और उसके बाद सारे हीलियम को मार दूंगा। वो जादूगर जॉन से कहता है कि तुम इन सब में क्यों पड़ रहे हो, तुम अपने घर वापस जाओ, मैं तुम्हें घर वापस पहुंचा देता हूँ और उसके बाद ये लॉकेट मुझे दे देना। लेकिन जॉन को तो अब राजकुमारी की मदद करनी थी। वो उस जादूगर को चकमा देके वहां से भाग के जाने की कोशिश करता है। वो वहां से तो भाग जाता है, लेकिन वो राजकुमारी को बचाएगा कैसे? अब उसे कांग की मदद चाहिए थी। वो उस एलियन कबीले में दोबारा पहुंचता है और इस बार उसके साथ सोला भी है। लेकिन उन दोनों को पता नहीं था कि अब कबीले की हालात पूरे तरीके से बदल चुकी है। कबीले वालों ने कांग को राजा मानने से इनकार कर दिया और अब हनूस वहां का नया राजा बन चुका है। वो सोला और जॉन दोनों को कैद कर लेता है। जॉन को कांग के पास ले जाया जाता है। कांग जॉन को देख के बहुत हैरान है, लेकिन वो ये सोच रहा है कि कम से कम सोला तो बच चुकी है। जॉन समझ चुका था कि कांग और कोई नहीं बल्कि सोला का बाप है और ये बात सोला को भी नहीं पता, लेकिन कांग को पता थी, इसलिए वो हर कदम पे सोला की मदद करता था। जॉन कांग से माफी मांगता है कि उसकी वजह से सोला भी यहाँ पर फंस चुकी है। अब कांग और जॉन को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। कांग जॉन को कहता है कि अब हमें बाहर ले जाया जाएगा और हमें मॉन्स्टर से लड़वाया जाएगा और वो मॉन्स्टर हमें मार देंगे। लेकिन अब जॉन सबसे लड़ने के लिए तैयार है। उन दोनों को वहां पर बाहर ले जाया जाता है। मॉन्स्टर आते हैं और तीनों के तीनों मॉन्स्टर से फाइट करते हैं। जॉन अपनी शक्तियों की मदद से मॉन्स्टर को मार देता है और ये देख के एलियन कबीले वाले जॉन का साथ देना शुरू कर देते हैं। जॉन, कांग और सोला मिलके उन दोनों मॉन्स्टर को मार देते हैं। लेकिन अब जॉन हंजूस को चैलेंज करता है। अब सारा कबीला जॉन का साथ देता है और हंजूस की सत्ता खत्म हो जाती है। कांग को उसकी सत्ता वापस मिल जाती है। लेकिन अब जॉन कांग से मदद मांगता है कि उसे राजकुमारी को बचाना है। सब कोई जॉन का साथ देते हैं और आज रात राजकुमारी की शादी होने वाली है। लेकिन इससे पहले राजकुमारी की शादी हो पाती, कांग और उसकी पूरी सेना जॉन के साथ जोडैंगो पे हमला कर देती है और अब हीलियम वाले भी जॉन का साथ देते हैं। लेकिन वो जादूगर वहां से भाग जाता है। सब कोई तो वहां से चले गए, लेकिन जॉन अब ये फैसला करता है कि वो राजकुमारी से शादी करेगा और इसी दुनिया में मार्स में रहेगा, यहाँ पर राज करेगा। राजकुमारी भी मान जाती है। जॉन और राजकुमारी की शादी हो जाती है। जॉन बहुत खुश है और अब उसे इस लॉकेट की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे वापस अर्थ में तो नहीं लौटना। वो इस लॉकेट को फेंक देता है। तभी जॉन को वहां पर एक सिपाही मिलता है, लेकिन जॉन को पता नहीं था कि वो सिपाही नहीं बल्कि वही जादूगर है। और वो जादूगर जॉन को उसकी दुनिया में यानी कि अर्थ में वापस भेज देता है। अर्थ और मार्स का सिस्टम थोड़ा सा अलग था। मार्स का 1000 साल यानी कि अर्थ का एक दिन। जॉन की आंख खुलती है और जॉन अभी भी उसी गुफा में है और अब जॉन के पास वो लॉकेट भी नहीं है जो कि जॉन को वापस मार्स तक पहुंचा सके। जॉन को खजाना तो मिल गया है, लेकिन उसका प्यार उससे जुदा हो गया है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो मार्स तक कैसे पहुंचे। वो अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है, अपना पूरा पैसा लगाता है, हर जगह एंटीक सामान को खोजता रहता है और फाइनली काफी सालों के बाद उसे वो लॉकेट मिल ही जाता है। लेकिन इतने सालों में वो जादूगर भी जॉन के ऊपर नजर रख रहा था। वो नहीं चाहता था कि जॉन दोबारा मार्स जाए। उसे जॉन से वो लॉकेट छीनना था, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाता ये खबर आ गई कि जॉन मर चुका है। जॉन की डायरी खत्म हो जाती है। अब नेट को भी ये जानना था कि क्या वो लॉकेट जॉन के पास है या नहीं। थॉमसन नेट को ये बताता है कि जॉन की बॉडी को एक चेंबर में रखा गया है और जॉन ने सबसे यही कहा है कि उसकी बॉडी को सिर्फ नेट ही देख सकता है और कोई नहीं। अब नेट उस बॉडी को देखने के लिए जा रहा है, लेकिन हमें ये दिखाया जाता है कि वो जादूगर नेट के पीछे आ चुका है। लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाता, जॉन उस जादूगर को मार देता है। नेट भी ये देख के हैरान है कि जॉन
जॉन अभी भी जिंदा है। जॉन नेट को बताता है कि ये सब मेरा ही प्लान था। जब काफी खोजने के बाद मुझे वो लॉकेट नहीं मिला तो मैंने ये फैसला किया कि मैं अपनी मौत की खबर फैलाऊंगा, तब ये जादूगर मुझे देखने के लिए जरूर आएगा और मैं इसका लॉकेट ही ले लूंगा। जॉन का प्लान सक्सेसफुल था। अब जॉन अपनी पूरी प्रॉपर्टी, अपना पूरा पैसा नेट को देके वापस अपने प्यार मार्स की तरफ जा रहा है। दुनिया को तो यही लगेगा कि जॉन मर चुका है, लेकिन जॉन अब भी जिंदा है मार्स में। तो थी ना अच्छी कहानी, कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।